अस्सलामुअलैकुम। मैं ये बात आज तक अपने अंदर छुपाए बैठा था, ना अम्मी को बताई, ना दोस्तों को, ना किसी को। कुछ चीज़ें होती हैं जो बताने से हल्की नहीं होती, उल्टा और भारी हो जाती हैं, क्योंकि जब ज़ुबान पर लाते हो तो वो दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं। मगर कई साल बाद अब मैं आपको ये वाक़या बता रहा हूँ। एक बार ही सही, सब बताता हूँ मैं। मेरा नाम शहीर है, फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। ये वाक़या 2018 का है, जब मैं 22 साल का था। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था। ज़िंदगी में पहली बार इतना अकेला था मैं, पहली बार इतना खोया हुआ था। एक लड़की थी, सना, जिससे करीब 2 साल का सिलसिला था। उसने छोड़ दिया था, कोई बड़ी वजह नहीं थी। उसने बस कहा नहीं होगा और चली गई। उस वक्त जो दर्द था वो बयान नहीं होता। वो किस्म का दर्द जो इंसान को अंदर से खा जाता है, जो रात को जगाता है, जो सुबह उठने की वजह नहीं रहने देता। उसी हालत में वकास मिला था मुझे। वकास यूनिवर्सिटी में ही था, सेम डिपार्टमेंट, मगर अलग बंदा था। हमेशा अलग राज की बातें करता था, अजीब चीज़ें जानता था। लोग उससे थोड़ा दूर रहते थे। उसने मुझे देखा खोई हालत में और कहा कि यार तेरी प्रॉब्लम का हल है मेरे पास। मैंने पूछा क्या? उसने कहा एक आदमी है, गांव में रहता है, काला जादू करता है, जो भी खो जाए वापस दिलाता है, जो भी दर्द हो ख़त्म कर देता है। उस वक्त जो बंदा बिल्कुल ठीक होता, वो ये सुन के शायद हंस देता और छोड़ देता, मगर मैं ठीक नहीं था। और टूटा हुआ इंसान किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, चाहे वो दरवाज़ा कहीं भी खुला हो। मैंने कहा उसे चलते हैं। वकास के किसी दूर के रिश्तेदार का गांव था, फैसलाबाद से करीब आधा घंटा दूर, सीधे रास्ते से हट के एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम याद नहीं। अब मुझे ये याद करना भी नहीं है। वो आदमी जिसके पास वकास ले गया था, वो अहमद था उसका नाम, लोग उसे बाबा कहते थे। उस गांव में बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी, आंखें छोटी और गहरी थीं। एक कमरे जितना घर था उसका जहां वो रहता था। बाहर एक नीम का दरख्त था, अंदर मिट्टी का फर्श था और दीवारें खाली थीं। धुआं था या कुछ और था, पता नहीं। उसने मुझे देखा और कुछ नहीं पूछा, जैसे जानता हो कि क्यों आया हूँ मैं यहाँ, जो चाहिए वो मिलेगा। उसने कहा, आवाज़ में कोई ड्रामा नहीं था, सीधा था। मगर काम करना होगा अकेले, रात को। क्या काम? मैंने उससे पूछा। कब्रिस्तान में जाना होगा, गांव के बाहर जो कब्रिस्तान है। रात के ठीक 12 बजे एक काम करना होगा वहाँ। मैं बताऊँगा, करोगे तो सुबह तक सब बदल जाएगा। वकास ने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि करोगे। मैंने उस बाबे की तरफ देखा। उस वक्त वो जो कह रहा था, कब्रिस्तान, रात का वक्त, 12 बजे, ये सब नॉर्मल हालात में डर की वजह होता है। मगर मैं उस जगह था जहाँ दर्द डर से बड़ा नहीं है, और उस जगह जो इंसान होता है वो अजीब अजीब काम करता है। ठीक है, मैंने हाँ कर दी उसको। वो भावे ने मुझे कुछ चीज़ें दी, एक काली डोरी, कुछ बात थी जो मुझे कब्रिस्तान में पढ़नी थी। उसने लिखवाई मुझे वो कागज़ पर, और एक चीज़ और दी जो मैं आज भी डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, क्योंकि सिर्फ उसकी याद से अंदर कुछ गिरता है। उसने कहा कि गांव के बाहर कब्रिस्तान है, वहाँ एक कब्र है जो सबसे कोने में है, पुरानी, पत्थर टूट चुका है उसका। वहाँ जाना है, वो काम करना है और सीधा वापस आना है। पीछे नहीं देखना, कोई आवाज़ आए, कुछ लगे, कुछ दिखे, सीधा आना है बस। ये उसने 3 बार कहा, 3 बार, जैसे ये एक चीज़ सबसे ज़रूरी थी। पीछे मत देखना, उसने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होने तक वकास के रिश्तेदार के घर बैठे रहे। खाना खाया या खाने की कोशिश की। अंदर कुछ था जो खाने नहीं दे रहा था। वकास ने कहा कि यार रह जा, रहने दे, सुबह चलते हैं वापस। मैंने कहा नहीं, रात को करना था। वो बाबे ने कहा था तो रात को करना है। 12 बजे के बाद मैं निकला। वकास साथ आना चाहता था मेरे, लेकिन उस बाबे ने कहा था कि तुमने अकेले जाना है, तो मैं अकेला ही गया। गांव के बाहर कब्रिस्तान था, करीब 5 मिनट की पैदल दूरी पर। रात थी, खाली खेत थे दोनों तरफ, दूर कहीं कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ वो रास्ता और आगे कब्रिस्तान की दीवार।
चांद था उस रात, पूरा नहीं आधा, मगर इतना था कि बिल्कुल अंधेरा नहीं था। एक धीमी नीली रोशनी थी हर जगह, जैसे दुनिया का रंग बदल सा गया उस रात। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ था, लोहे का था, काफ़ी पुराना जंग लगा हुआ था। मैं अंदर गया। कब्रिस्तान छोटा था, गांव का था, कोई बड़े शहर का नहीं था। करीब 50-60 कब्रें लग रही होंगी मुझे वहाँ पर। घास थी काफ़ी जगह, कुछ कब्रें थीं, कुछ पुरानी और टूटी हुई भी थीं। खामोशी इस जगह की एक अपनी ही होती है, वो किस्म की खामोशी जो इंसान के कान में ही रहती है, बाहर नहीं जाती। मैंने टॉर्च जलाई और उस कोने की तरफ बढ़ा जहाँ वो भावे ने बताया था मुझे जहाँ जाना था मुझे। कब्र वहाँ थी, बिल्कुल कोने में सबसे दूर। पत्थर टूटा हुआ था, नाम मिटा हुआ था, पुरानी थी, कितनी पुरानी अंदाज़ा नहीं था। मैं वहाँ बैठा, कागज़ निकाला और वो भावे की बताई हुई बात पढ़ी 3 बार। जैसे उसने कहा था, वो डोरी बांधी जहाँ उसने कहा था, वो चीज़ रखी जहाँ उसने कहा था। काम हुआ, मैं उठने लगा और तब बिल्कुल उस पल में एक आवाज़ आई पीछे से, बिल्कुल करीब से, इतनी करीब कि लगा कान के पास कोई खड़ा है। एक धीमी गहरी किसी बूढ़े की आवाज़। उसने कुछ कहा जो मैं समझ ना सका। एक अजीब सी ज़ुबान थी, ना उर्दू ना पंजाबी और ना कुछ और जो मैंने कभी सुना था, मगर वो आवाज़ वो रियल थी, कानों में बिल्कुल सीधी उतरी। वो भावे ने कहा था, पीछे मत देखना। मैंने नहीं देखा, सीधा चला। कब्रिस्तान का दरवाज़ा, रास्ता, वकास के रिश्तेदार का घर, सीधा बिना रुके, बिना पीछे देखे। मगर वो आवाज़ वो मेरे साथ रही, कब्रिस्तान से बाहर रास्ते पर, घर तक, सीधा मेरे कानों में, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। वकास के रिश्तेदार के घर पहुँचे तो वकास ने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा। शायद चेहरा कुछ बोल रहा था जो ज़ुबान से कहना नहीं चाहता था। मैंने कहा, सो जाता हूँ। वो भी चुप रहा। मगर नींद नहीं आई मुझे उस रात, पूरी रात नहीं आई नींद। मैं अंधेरे में छत देखता रहा और कानों में वो आवाज़ थी, वो अजीब ज़ुबान, वो गहरी आवाज़, बार बार जैसे लूप में थी, वो बार बार मुझे सुनाई दे रही थी। सुबह फैसलाबाद वापस आया, घर आया, अम्मी ने खाना रखा, मैंने खाया, नॉर्मल रहा, कुछ नहीं बताया उन्हें। रात को पहली रात घर में वो शुरू हुआ जो आज तक बंद नहीं हुआ। रात के करीब 2 बजे, सब सो रहे थे, घर में खामोशी थी। अपने कमरे में लेटा था जब आवाज़ आई, बाहर से नहीं, अंदर से, घर के अंदर से। एक कदम की आवाज़, धीमी मगर साफ, जैसे कोई बरामदे में चल रहा हो। मैंने सोचा अम्मी होंगी या अब्बू। कभी कभी रात को पानी लेने उठते हैं वो, मगर कदम रुके नहीं, चलते रहे, बरामदे से कमरे की तरफ, मेरे कमरे की तरफ। दरवाजे के बराबर आके रुक गए थे वो, और फिर बिल्कुल खामोशी हो गई थी। मैंने आवाज़ दी, अम्मी। कोई जवाब नहीं। अब्बू। फिर भी कोई जवाब नहीं। 1 मिनट बाद अम्मी की आवाज़ आई उनके कमरे से, क्या हुआ शहीर? उस आवाज़ में नींद थी, वो अभी अभी जागी थी मेरी आवाज़ से, मतलब वो बरामदे में नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे। तो वो कदम जो मेरे दरवाजे तक आए थे वो किसके थे? उस रात दरवाज़ा नहीं खोला मैंने, अंदर बैठा रहा कंबल में, सीधा दरवाजे को देखता रहा। जो कदम आए थे वो चले गए थे या वहीं थे, मुझे पता नहीं था उस वक्त, मगर दरवाज़ा नहीं खोला मैंने। कुछ था जो अंदर से रोक रहा था, वो छोटी सी आवाज़ जो कभी कभी सही वक्त पर बोलती है, मैंने सुनी। सुबह उठ के बरामदा देखा, खाली था, कोई नहीं था। अम्मी किचन में थी, अब्बू जा चुके थे काम पर। नॉर्मल सुबह थी, चाय की खुशबू, बाहर परिंदों की आवाज़, धूप खिड़की से आ रही थी। रात वाली चीज़ रात में थी, दिन में नहीं थी। यही सोचा और आगे बढ़ा, मगर दिल के किसी कोने में एक चीज़ थी जो नहीं जा रही थी। वो कदम, वो रुक जाना दरवाजे के बराबर। कोई वहाँ था, कोई चला था, कोई रुका था। दूसरी रात, और इस बार सिर्फ कदम नहीं थे। मैं सो गया था, पूरी नींद में था, जब एक चीज़ से मेरी आँख खुली। कमरे में कुछ हुआ था, वो फीलिंग जो मैं बता नहीं सकता आपको। जब तुम जानते हो कि कमरा खाली नहीं है, जिस्म खुद जानता है, दिमाग से पहले जानता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर से एक सर्द लहर थी और आंखें खुलने से पहले ही मैं जानता था कि कुछ है मेरे पास ही, मेरे कमरे में। आँख खोली,
कमरे में अंधेरा था, रात का अंधेरा। खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी बाहर के बल्ब से। छत देखी, दीवार देखी, और कमरे के कोने में वो कोना जो मेरे बिस्तर के सामने था, सीधा सामने कुछ था उधर, खड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधा, एक धुंधला सा साया, ना बिल्कुल साफ ना बिल्कुल गायब, बीच में था वो। जैसे कोई वहाँ था मगर पूरा नहीं था, जैसे कोई आ रहा था या जा रहा था और मैंने बीच में देख लिया उसे। मैंने एक पल सोचा कि आंखें भी नींद से खुली हैं, कुछ नहीं है वहाँ पर, ये सब सोच है मेरी। मगर वो कोना खाली नहीं था, वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी। मैंने आवाज़ दी, कोई लफ्ज़ नहीं निकला, हलक से कुछ आया ही नहीं कहने के लिए। सीधा देखता रहा मैं बस। और वो चीज़, वो धुंधला साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। एक कदम, फिर रुका, एक कदम फिर रुका, जैसे वक्त किसी और रफ्तार पर चल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, कलमा पढ़ा जो याद था, बार बार कलमा पढ़ा। अंदर ही अंदर ज़ुबान हिल नहीं रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद, मैं नहीं जानता कितनी देर थी, वक्त का होश नहीं था, वो फीलिंग चली गई। वो वेड़ जो कमरे में था गया, कमरा खाली हुआ, आंखें खुली, कोना खाली था। मगर नींद नहीं आई मुझे दोबारा, पूरी रात नहीं आई। तीसरे दिन वकास को कॉल की मैंने, सीधा बताया कदम, साए, कोना। वो काफ़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो बाबे के पास वापस चलते हम दोबारा। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। चलो बस, वकास ने यही कहा। और उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे पसंद नहीं आया। वो कॉन्फिडेंट नहीं था, वो डरा हुआ था। अगले दिन उस बाबे के पास गए हम, अकेले गया इस बार मैं। वकास ने आना था मगर लास्ट मिनट पर कोई वजह दी उसने मुझे। पीछे सोचता हूँ तो लगता है वकास नहीं आना चाहता था, जानता था कि क्या होगा वहाँ, और नहीं देखना चाहता था वो ये। वो बाबे ने मुझे देखा और चेहरा बदल गया उसका। पहली मुलाकात में वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। इस बार एक पल के लिए कुछ और उसके चेहरे पर कुछ दिखा मुझे, जो मैंने क्लियरली देखा और जो मैं भूल नहीं सकता। डर था, वो बाबे के चेहरे पे डर था। अंदर आया, बैठा, उसने पूछा क्या हुआ। मैंने बताया, कदम, साया, कोना। वो सुनता रहा, बीच में कुछ नहीं बोला। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की, उसने एक लंबी सांस ली और कुछ देर चुप बैठा रहा। तूने पीछे देखा था? उसने पूछा मुझसे। नहीं, मैंने कहा। तुमने कहा था नहीं देखना और मैंने नहीं देखा, मगर ठीक है। उसमें एक अजीब सा लफ्ज़ था, एक अजीब सी टोन थी। क्या हुआ? मैंने सीधा पूछा उससे। क्या है जो मेरे घर में आ गया है? वो बाबे ने कुछ देर ली बताने में, फिर बोला, और ये वो बात थी जो मुझे पत्थर कर गई। वो कब्र जहाँ तू गया था, वो कब्र किसी आम इंसान की नहीं थी। वो एक ऐसी रूह की थी जो कब्रिस्तान में कैद थी। काफ़ी सालों से किसी ने कैद की हुई थी वहाँ पर, एक काम की वजह से। उसने रुक के मेरी तरफ देखा। तू रात को गया, तूने वो काम किया, तूने वो कैद तोड़ी, वो आज़ाद हो गई। और जो आज़ाद होती हैं वो किसी के साथ जाती हैं। तो तू वहाँ था, तू गया था, तो वो शायद तेरे साथ आ गई। कमरे में खामोशी थी। बाहर नीम का दरख्त था, हवा चल रही थी, पत्ते एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहे थे। निकाल सकते हो इससे? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, कोशिश कर सकता हूँ। वो बाबे ने कुछ किया, जो किया वो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें दोबारा ज़िंदा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस इतना कि काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी कुछ हुआ और काफ़ी कुछ उसने किया। और वो एक चीज़ बोला जब मैं जा रहा था। घर में एक काम करना था, उसने कहा। रात को जब सो जाएं, हर कमरे में, हर दरवाजे पर आयतल कुर्सी लिखो, कागज़ पर नहीं, दीवार पर। और वो जो चीज़ मुझे दी थी उसने, वो कब्रिस्तान वाली चीज़, इसको किसी दरिया में फेंकना था। ज़मीन में नहीं, घर में नहीं, बहते हुए पानी में फेंकना था उसे। मैंने पूछा, चली जाएगी इससे ये चीज़? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, पता नहीं, मगर कोशिश करो। घर आया रात को जब अम्मी अबू सो गए थे। मैंने वो सब किया जो उस बाबे ने कहा था, हर कमरा, हर दरवाज़ा। काफ़ी वक्त लगा, हाथ दर्द किए, मगर किया। और अगले दिन एक दरिया पे गया जहाँ पे मैंने वो चीज़ फेंक दी। फिर इंतज़ार किया उसके बहने का।
और वो बह के आगे चली गई। पहली रात कुछ हुआ, कदम आए, वो वाले कदम बरामदे में, कमरे की तरफ, मगर दरवाजे तक नहीं आए। बरामदे में रुके और काफ़ी देर रुके। दूसरी रात वो कदमों की आवाज़ दोबारा आई, पहले से धीमी, पहले से ज़्यादा दूर। तीसरी रात कुछ नहीं हुआ और चौथी रात कुछ नहीं हुआ। सब नॉर्मल हो चुका था मेरे ख्याल से। काफ़ी रातें गुजरी, एक एक रात करता रहा और धीरे धीरे वो सब बंद हुआ। कदम बंद हुए, कमरे के वो फीलिंग बंद हुई जो आती थी मुझे। वो कोना जो खाली नहीं लगता था, खाली लगने लगा। मगर मैं नहीं जानता कि वो चली गई है या अभी भी है और बस तंग नहीं करती, बस देखना बंद हो गई है। ये फ़र्क है और ये फ़र्क मुझे रात को जगाता है कभी कभी। सना के बारे में, जिसके लिए ये सब किया था, वो वापस नहीं आई। कोई जादू काम नहीं किया, कोई चीज़ नहीं बदली, ज़िंदगी वैसी ही रही। सिर्फ एक चीज़ बदली, मैं बदल गया था। वो बंदा नहीं रहा जो पहले था मैं। कुछ चीज़ें देख लो तो अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। वो स्विच दोबारा नहीं लगता। वकास से काफ़ी अरसे बाद बात हुई। उसने पूछा, ठीक है सब? मैंने कहा हाँ। ज़्यादा नहीं बताया, वो भी शायद ज़्यादा पूछना नहीं चाहता था। और हम दोनों जानते थे कि बेहतरी इसमें ही है कि हम उसके बारे में बात ही ना करें। वो बावे के पास मैं दोबारा नहीं गया, किसी और के पास भी नहीं गया। वो दुनिया, काला जादू, कब्रिस्तान, रातें, आवाज़ें, वो मेरी दुनिया नहीं थी। एक बाहर घुस गया था मैं उसमें, एक दर्द में, एक कमज़ोरी में, और जो हुआ सो हुआ, मगर दोबारा नहीं। एक चीज़ है जो मैंने सीखी और ये चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ, इसलिए ये सब लिखा कि दर्द में इंसान को जो आसान रास्ता दिखता है वो अक्सर आसान नहीं होता। कुछ दरवाजे होते हैं जो सिर्फ एक तरफ खुलते हैं। अंदर जाना आसान होता है, बाहर आना वो अलग कहानी होती है। और कभी कभी बाहर आते आते कुछ साथ आ जाता है जो पीछा नहीं छोड़ता शायद। वो कदम जो आए थे वो बंद हुए, मगर मैं आज भी रात को जब घर में खामोशी होती है एक काम करता हूँ। सोने से पहले कमरे का कोना देखता हूँ, वो कोना जो सीधा बिस्तर के सामने था। देखता हूँ काफ़ी देर तक और देखता हूँ कि वो खाली है। आज भी है, कल भी था, मगर देखना बंद नहीं हुआ मेरा वो, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे एक एहसास है या डर है, जो भी कह लें। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है और मेरी ये कहानी एक आम नौकरी की तरह शुरू हुई है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, कराची की एक यूनिवर्सिटी में, और ज़िंदगी के अखराजात पूरे करने के लिए मैंने एक नौकरी करने का सोचा। जब एक लोकल 24 आवर स्टोर में नाइट शिफ्ट का ऐड देखा। ये कराची का एक लोकल एरिया का एक लोकल स्टोर था जो कि काफ़ी बड़ा ना था लेकिन अच्छा था। तो बिना कुछ सोचे मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। पैसे ठीक मिल रहे थे, काम भी आसान ही लगता था और सोचा था कि ज़्यादातर वक्त जूम्ड आउट रह सकता हूँ। और सबसे बुरी बात क्या हो सकती है, मैं कितना गलत था ये मुझे पहली रात ही पता चल गया। मैनेजर का नाम रेहान था, एक आदमी जो अपनी उम्र से ज़्यादा थका हुआ लगता था। उसने मुझे कुछ अजीब सी इंस्ट्रक्शन दी। उसने कहा रात को 12 बजे के बाद दरवाज़ा लॉक कर देना, सुबह होने तक बाहर नहीं जाना, और सबसे ज़रूरी बात 3 बजे के बाद बैग वाले फ्रिज में से कुछ नहीं निकालना। जो कुछ निकालने की ज़रूरत हो वो फ्रंट फ्रिज से ले लेना। रेहान हंस रहा था जैसे मजाक कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों का डरा हुआ एक्सप्रेशन मुझे कुछ अलग ही बात का एहसास दिलाने लगा। पहली रात के कुछ शुरुआती घंटे तो आराम से गुजर रहे थे। कुछ यूनिवर्सिटी के लड़के लेट नाइट स्नैक्स लेने आए और कुछ आदमी जो कि सिगरेट खरीद रहे थे, जो खुद में ही एक अजीब बात थी। लेकिन बिल्कुल 12 बजे एक अजीब आदमी अंदर आया। वो लंबा था, बहुत ज़्यादा गोरा, और एक मोटा सा काला कोट पहने हुए था जो मौसम के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। यहाँ कैंडल्स मिलती हैं। उसकी आवाज़ भारी और खौफनाक थी। मैंने उसे कैंडल के सेक्शन के बारे में बताया कि आप वहाँ से ले आएं, लेकिन उसने मुझे इतनी देर और खौफ से देखा
कि मुझे हैरत होने लगी। वापस आया तो काउंटर पर 3 काली कैंडल्स और एक पुरानी सी की रखी। इसे संभाल के रखना, उसने ये कहा, और मैं कुछ पूछता कि उससे पहले ही वो वहाँ से चल दिया। जब मैंने बाहर देखा तो वो अंधेरी गली में, जो कि स्टोर के साथ ही थी, उसमें जा चुका था। रात के 2 बजे सब कुछ अजीब होने लगा। कॉर्नर में एक पुराना टीवी, जिसको मैं समझता था कि ख़राब है, अचानक ऑन हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक थी और चैनल्स चेंज करने की कोशिश बेकार थी। स्टैटिक के बीच मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था और होंठ हिल रहे थे बिना आवाज़ किए। मैंने घबरा कर प्लग खींच दिया। उस मोमेंट पे फ़ोन की घंटी बजी और स्टोर का लैंडलाइन, जो पूरी रात तक बिल्कुल खामोश था। फ़ोन उठाया तो एक औरत की लो आवाज़ में फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्हें अंदर मत आने देना, मेरी बात सुनो, तुम कौन हो? मैंने पूछा उससे, लेकिन दूसरी तरफ से बस सांस लेने की आवाज़ आई। फिर लाइन डेड हो गई। मुझे डर तब लगा जब मैं दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के उस पार से जो भी खड़ा था वो 2 थे। उसकी पिछली रोशनी से दरवाजे के इस पार साया बन रहा था। स्टोर में अंधेरा होने के बावजूद उनका साया मुझे दिख रहा था। उनमें से एक ने धीरे से नॉक किया, लेकिन वो नॉक एक मामूली नॉक नहीं था, बहुत ही धीमा, जैसे वो बस पेशेंस टेस्ट कर रहा हो। रेहान की बात याद आई। 12 बजे के बाद दरवाज़ा लॉक करना और बाहर नहीं जाना। जो भी सामान लेने आए उसको गो थ्रू से सामान दे देना। मैं वैसे ही बना रहा, लेकिन हर हार्ट बीट के साथ डर बढ़ता गया। जब पलक झपकी वो साए गायब हो गए। 3 बजे मैंने सबसे बड़ी गलती की। मुझे कॉफ़ी के लिए मिल्क चाहिए था और बैक फ्रिज सबसे करीब था। जैसे ही डोर खोला, लाइट डिम्स होने लगी और हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई सड़े हुए गोश्त की बदबू। पीछे से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई मेटल पर कोई चीज़ घसीट रहा हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। फ्रिज के डोर पे जो शीशा होता है, उस पर मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। काली आंखें, बड़े बड़े दांत और एक ग्रिन जो चेहरे से बाहर निकलती नज़र आ रही थी। मैंने ज़ोर से फ्रिज बंद किया और काउंटर की तरफ भागा। फ़ोन उठाया, लेकिन बैटरी ख़त्म थी। फिर मेरी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। टाइम 3:15 पर रुक गया था, जैसे वक्त ही फ्रीज हो गया हो। तभी नॉक फिर से हुआ, लेकिन इस बार बैक डोर पर, जो गली में दूसरी तरफ खुलता था। कौन है? मैंने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीप होल से देखा तो बस अंधेरा था। फिर अंधेरे में से मुझे वही चेहरा दिखाई दिया जिसे मैंने फ्रिज के शीशे से देखा था। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज़ कोई नहीं थी। मैं बैक डोर को लॉक करके कैंडल्स को जलाने लगा। आग का जलना था कि हवा बदल गई और स्क्रैचिंग की आवाज़ ख़त्म हो गई, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो गई। मैं फुटस्टेप सुन सकता था, जैसे कोई टाइल्स के ऊपर चल रहा हो। मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। मैं इतना घबरा गया था कि मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो सूरज निकल रहा था। हर चीज़ नॉर्मल थी, ना स्क्रैचेस, ना कोई मॉन्स्टर, ना कैंडल्स। रेहान 7 बजे आया, विस्लिंग करता हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा, जिंदा रह गए हो। लगता है नए एम्प्लॉय भी अब तुम नहीं रहे। मैंने उस स्टोर से उसी दिन रिज़ाइन कर दिया। ये था मेरा वाक़या जो मेरे साथ हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।